गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर हिंदी लेक्चर। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, बुद्धिमान सौरभ। यह कहानी एक बूढ़े व्यापारी की है जिसमें वह अपने बेटे के साथ रहता है। व्यापारी को इस बात की चिंता है कि उसके जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। वह अपने बेटे को 10 सोने के सिक्के देता है और उसे कुछ काम धंधा करने के लिए भेज देता है। बेटा 10 सोने के सिक्के लेकर वहां से निकल जाता है और एक बगीचे में जाता है जहां कुछ लोग शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। वह 10 सोने के सिक्के देकर वहां पर शतरंज का खेल खेलना शुरू कर देता है और उसमें माहिर हो जाता है और इतना माहिर हो जाता है कि वह अपने गुरु को भी हरा देता है और फिर खाली हाथ अपने घर लौट आता है। उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ काम धंधा करना होगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। वह 10 सोने के सिक्के फिर से देता है और उसे भेज देता है। लड़का 10 सोने के सिक्के लेकर उसी बगीचे में जाता है। इस बार वहाँ कुछ बच्चे गाना बजाना सीख रहे होते हैं। लड़का अपने पिताजी की सीख को भूलकर गाना बजाना सीखना शुरू कर देता है और उसमें भी माहिर हो जाता है और फिर से खाली हाथ अपने पिताजी के पास लौट आता है। उसके पिताजी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और जो बचे हुए 10 सोने के सिक्के थे वह भी उसे देकर कहते हैं कि बेटा अब की बार अगर तुमने कोई भूल की तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, तो इस बार तुम काम धंधा जरूर करना। लड़का वह 10 सोने के सिक्के लेकर चल पड़ता है और उसी बगीचे में पहुंच जाता है। इस बार वहां पर कुछ बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे होते हैं। लड़का वहां पर पढ़ना लिखना सीखता है और वह बुद्धिमान तो था ही, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वह बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख जाता है। परंतु उसे अपने पिताजी की बात याद आती है कि अब की बार खाली हाथ मत लौटना, तो इसलिए वह गांव में न जाकर शहर की तरफ चल पड़ता है और शहर जाते जाते अंधेरा हो जाता है तो वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। रात को उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो उसने चारों तरफ देखा कि एक पेड़ पर परी रो रही थी। अब परियां क्या होती हैं? परियां जो आपने दादी माँ और नानी माँ से कहानियाँ सुनी होंगी परियों की, तो परी रो रही थी वहाँ पर और परी के हाथ में क्या थी? वीणा थी। ठीक है, तो उस सौरभ ने परी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझसे यह वीणा बजाई नहीं जाती। तो परी से उसने वह वीणा मांग ली और उसे बजाना शुरू कर दिया। इससे परी खुश हो गई और उसने एक सोने की सिक्कों से भरी हुई थैली उसे इनाम में दी। सौरभ खुश हो गया और वह शहर ने जाकर वापस अपने पिताजी के पास लौटने लगा। रास्ते में उसे एक विज्ञापन मिला जिसमें लिखा हुआ था कि शतरंज की प्रतियोगिता होगी और उसे जीतने वाले को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सौरभ ने उस शतरंज की प्रतियोगिता में भाग लिया और वह शतरंज खेलने में माहिर तो था ही, तो वह उस इनाम को जीत गया और उसे 100 सोने के सिक्के भी मिल गए। अब परी से उसे एक सोने के सिक्कों की थैली मिली और इनाम में उसे 100 सोने के सिक्के मिले। उन सभी को लेकर वह अपने गांव में लौट आया और यह देखकर उसके पिताजी खुश हो गए। अब उस धन से उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और उससे गांव के बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना और संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विद्या कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर हम कोई भी काम मेहनत और लगन से सीखते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है, तो विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई हमसे छीन सकता है, तो इसलिए हमें हर काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पाठ 5 बुद्धिमान सौरभ। कहानीकार इस पाठ के माध्यम से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि जीवन में सब कुछ हासिल करने का एकमात्र साधन सच्ची लगन और कड़ी मेहनत है। साहस और बुद्धिमानी के साथ हम काम करना ही सच्ची विद्या है और सौरभ की मेहनत, लगन और धैर्य आखिर एक दिन उसे सफलता के शिखर पर ले जाने में
सहायक होते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़े व्यापारी का एक बेटा था। चित्र में आप देख सकते हो कि एक व्यापारी और उसका बेटा है। वह बहुत ही सीधा था, दुनियादारी तो उसे आती ही नहीं थी। व्यापारी को सदैव यही चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा अकेला कैसे जिएगा। व्यापारी के पास अब सिर्फ 30 सोने के सिक्के बचे थे। ठीक है, तो उनके परिवार में कौन था? व्यापारी और उसका बेटा। और व्यापारी को किस बात की चिंता थी? क्योंकि व्यापारी जो है बूढ़ा हो चला था, तो उसके जाने के बाद उसके बेटे को कौन संभालेगा, यही चिंता व्यापारी को सताती थी। और व्यापारी के पास कितना धन था? सिर्फ 30 सोने के सिक्के थे। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने बेटे सौरभ को बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, पता नहीं मैं और कितने दिन इस दुनिया में रहूँगा। यह सोने के 10 सिक्के ले जाओ और इनसे कोई काम धंधा शुरू करके पैसे कमाओ। अब व्यापारी के पास कितने सिक्के थे? 30 सोने के सिक्के। उसमें से 10 सोने के सिक्के उसने अपने बेटे को दे दिए और क्या कहा कि कोई काम धंधा, कुछ काम शुरू करो। तो सौरभ बहुत समझदार था, परंतु उसे व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। उसके पिताजी क्या थे? व्यापारी थे, परंतु सौरभ को व्यापार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कुछ सीख कर, कुछ मेहनत करके पैसे कमाना चाहता था। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि पिताजी जो काम करते हैं बच्चे भी वही काम करें। बच्चों के भी अपने कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो सभी बच्चों की अपने अपनी इच्छाएं होती हैं, परंतु वह पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत, साहस, वह कुछ भी अपने पिताजी के सामने नहीं बोल पाया, नहीं कह पाया। अतः वह सिक्के लेकर चल पड़ा। वह एक बगीचे के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लड़के शतरंज खेलना सीख रहे थे। आप चित्र में देख सकते हो कि 2 बच्चे आपस में शतरंज का खेल रहे हैं। तो सौरभ क्या करता है, वहाँ पर शतरंज का खेल खेलना सीख लेता है। और सौरभ ने भी सीखने की सोच ली। वह भी शतरंज का खेल खेलना सीख गया और वह इतने अच्छे ढंग से शतरंज खेलने लगा कि उसने अपने गुरुजी, ठीक है, जो शतरंज खिलाने वाले उनके गुरु थे, उनको भी हरा दिया। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तो वह उदास हो गया, क्योंकि वह खाली हाथ अपने पिता के पास लौटना नहीं चाहता था। लेकिन करता भी क्या, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चारा मतलब कोई उपाय उसके पास नहीं था। जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ लौटे देखा तो उन्होंने उसे फिर से सोने के 10 सिक्के दिए। पहली बार भी 10 सिक्के सोने के सौरभ को दिए थे और दूसरी बार फिर से 10 सोने के सिक्के सौरभ को दिए और कहा कि इस बार वह कोई गलती न करे और धनोपार्जन करके ही आए। धनोपार्जन करना, धन कमाना। वह पिता के कहने पर फिर से निकल पड़ा और वह उसी बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे वहां संगीत सीख रहे थे। वह अपने पिता की सीख भूल गया और सोने के सिक्के देकर गाना बजाना सीखने लगा। पहली बार उसने शतरंज का खेल सीखा और दूसरी बार उसने गाना बजाना सीखा। जब वह इस विद्या में माहिर हो गया तो एक बार फिर खाली हाथ वह अपने घर लौट आया। इस बार उसके पिताजी ने उसे बहुत डांटा और उन्होंने उसे समझाया कि वे आखिरी 10 सिक्के भी उसे दे रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। एक बार व्यापारी के पास 30 सोने के सिक्के थे। पहली बार उसने 10 सोने के सिक्के दिए। सौरभ को दूसरी बार भी 10 सोने के सिक्के दिए, जिससे वह गाना बजाना सीखकर फिर से खाली हाथ अपने घर लौट आया। और उसके पिताजी ने उस पर खूब डांट लगाई और कहा कि मेरे पास यही 10 सोने के सिक्के बचे हैं। अगर इस बार भी वह खाली हाथ लौटा तो क्या होगा? उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। तो सौरभ एक बार फिर से अपने घर से निकल पड़ा और इस बार जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो उसने वहां
बच्चों को पढ़ते लिखते देखा। तीसरी बार क्या हुआ, बच्चे बगीचे में पढ़ना लिखना सीख रहे थे। उससे रहा न गया और वह सिक्के देकर पढ़ना लिखना सीखने लगा। होशियार तो वह था ही, इसलिए उसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान लड़का था। तो उसे जो कुछ वहाँ सिखाया गया उसने बहुत जल्दी ही उन बातों को सीख लिया। परंतु इस बार खाली हाथ वह पिता के पास लौटने का उसका जो हिम्मत साहस था वह नहीं जुटा पाया और वह अकेले ही शहर की तरफ चल पड़ा। तीसरी बार वह अपने पिताजी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह गांव न जाकर शहर की ओर चल पड़ा और चलते चलते बहुत देर हो गई, रात हो गई वहाँ पर। तो थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया और रात को उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि पेड़ पर एक परी वीणा लिए बैठी है। अब परी क्या होती है? पुरानी कथाओं की उड़ने वाली जो स्त्रियां होती हैं, जो हम नानी और दादी माँ से कहानी सुनते हैं, वो कौन सी कहानियाँ होती हैं? परियों की कहानियाँ, ठीक है, जिसमें जो स्त्रियां होती हैं वो उड़ जाती, परियां क्या होती हैं? उड़ जाती हैं। तो वहाँ पर एक परी जो है पेड़ पर बैठकर रो रही थी और वह वीणा हाथ में लिए हुए थी। तो सौरभ ने उससे पूछा, तो उसने कहा कि वह वीणा को बजा नहीं पा रही है और परी से उसने वीणा को मांग लिया। वीणा बजाकर उसने परी को खुश कर दिया। परी ने उसको धन्यवाद दिया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी दी। परी ने उसे सोने से भरे हुए सिक्कों की थैली दी। वह थैली पाकर खुश हो गया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि उस शहर में एक शतरंज खेलने की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ठीक है, प्रतियोगिता क्या होती है? प्रतिस्पर्धा। तो उस विज्ञापन में उसने क्या पढ़ा कि शतरंज खेलने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब सौरभ को तो शतरंज खेलना बहुत अच्छा आता था। उसने तो अपने गुरु को भी शतरंज में हरा दिया था और जीतने वाले को क्या मिलेगा? सोने के 100 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सौरभ उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चला गया और उसने वह प्रतियोगिता आसानी से जीत ली और उसे सोने के 100 सिक्के और मिल गए। वह बहुत खुश हो गया और वह सारा धन लेकर अपने पिताजी के पास अपने गांव लौट गया। उस धन से उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला। क्या खोला? स्कूल। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा देने लगा। अब उसने क्या क्या सीखा? शतरंज खेलना, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना और गाना बजाना अर्थात संगीत की शिक्षा। तो उसने अपने स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि विद्या कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक है, हमें कड़ी मेहनत से जो भी हम काम करें वो हमें कड़ी मेहनत से करना चाहिए और मेहनत से किया हुआ काम कभी भी बेकार नहीं जाता, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो विद्या क्या होती है बेटा? जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो वो क्या है? विद्या है। ठीक है, तो विद्या को ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि विद्या कभी भी बेकार नहीं जाती और विद्यार्थियों को जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की सीख देनी चाहिए, सीख मिलनी चाहिए। अब परिस्थितियाँ क्या होती हैं? अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसे कि कोरोना महामारी के कारण आपको क्या करना पड़ रहा है? घर पर रहकर ही पढ़ना पड़ रहा है और टीचर्स को आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो हमने अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में भी ढाल लिया कि हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएं और आप घर पर रहकर ही पढ़ें। तो जैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आए हमें उनके अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे। पाठ में आए हुए कठिन शब्द, सबसे पहले है संदेश। ठीक है, तो ये क्या है? ऊपर क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु को क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और अनुस्वार का उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, बोल के देखिए, संदेश। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया। दुनिया के बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे जग, जगत, संसार इत्यादि। नेक्स्ट काम धंधा। अब काम धंधा, इसके बीच में ये क्या है, योजक चिन्ह। ऐसे ही गाना बजाना, ये जो क्या है, ये मिलते जुलते शब्द हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरभ। अब इस पर देखिए, हमने यहाँ पर शिरोरेखा नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो ऊपर से घुंडी वाले शब्द होते हैं, भ, ध, थ, तो इन पर क्या है, पूर्ण शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्राचीन। देखिए पै के साथ ही प्राचीन क्या बोला जा रहा है, र बोला जा रहा है, और यह कौन सा र है, पदेन। ठीक है, कौन सा र है, ये पदेन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो नीचे पदेन वाला जो र होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, और जिस वर्ण में लगता है वह आधा होता है, तो इसको बिल्कुल इसके साथ ही बोला जाता है, प्राचीन। नेक्स्ट है आयोजन। नेक्स्ट व्यापारी। अब इसमें देखिए, एक वर्ण आधा है और अगला क्या है, पूरा। तो एक तो इसको मिलाकर लिखेंगे, और दूसरे ये क्या है, संयुक्त अक्षर हैं। अब और भी होंगे, जैसे कि हिम्मत, इसमें भी क्या है, संयुक्त अक्षर आए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, और क्या है कि एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। नेक्स्ट विद्या। इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। जो हलंत वाले वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं, अर्थात आधे होते हैं। ठीक है, जो आधे वर्ण होते हैं उनके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सितार। नेक्स्ट है हिम्मत। इसमें भी क्या आया, संयुक्त अक्षर आए हैं। नेक्स्ट धनोपार्जन। धनोपार्जन का अर्थ होता है धन कमाना। धनोपार्जन, इसमें भी रेफ वाले रे का प्रयोग किया गया है, और यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहां बोला जाता है, बोल के देखिए, धनोपार्जन। जहां पर इस रे की ध्वनि आती है उससे नेक्स्ट जो वर्ण होता है इस पर वह लगाया जाता है। नेक्स्ट शतरंज। शतरंज में भी बिंदु का प्रयोग हुआ है, और बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है, और इसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्के। अब इसमें भी क्या है, एक जो है, एक का स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। ठीक है, नेक्स्ट है अतः। अतः में क्या है, यह विसर्ग है, और विसर्ग की जो ध्वनि होती है वह है जैसी होती है। बोल के देखिए, अतः। ऐसे ही और भी बहुत से शब्द होते हैं, जैसे कि प्रातः, नमः, छः इत्यादि। नेक्स्ट संगीत। तो इस पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जहां पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है वहां पर आपको शब्दों का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, आप इनके को बार बार बोलकर इनका उच्चारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सितार, और लास्ट क्या है हमारा, बांसुरी। यह क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं, संदेश, दुनिया, काम धंधा, गाना बजाना, सौरभ, प्राचीन, आयोजन, व्यापारी, विद्या, सितार, हिम्मत, धनोपार्जन, शतरंज, सिक्के, अतः, संगीत, सितार, और लास्ट हमारा क्या है, बांसुरी। ठीक है, तो आपको कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनका बार बार उच्चारण करना है।